हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। लास्ट दो वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया है, तो अब मैं नहीं समझाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आप सेकंड रूल समझ लेते हैं। और अगर आपको लास्ट दो वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ क्लिक टू द आई बटन एंड वॉच इट। ठीक है। सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन होम इट इज़ मेड। मतलब एक्सेप्टेंस उसी को देना चाहिए जिसको ऑफर दिया गया है। ठीक है, किसी और कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता है उसमें। तो यहाँ पर सेक्शन 2B में यही बात सेम लिखी हुई है। और इसमें एक केस है बोल्टन वर्सेस जॉन 1857। तो इसमें क्या है समझ लेते हैं। एक पर्सन था ए और एक था बी। तो ए ने कुछ गुड्स ऑर्डर किए बी से, मतलब बी को ऑर्डर दिया कि आप कुछ गुड्स हमें डिलीवर करिए। लेकिन बी का जो बिजनेस था वो सी ने ओवरटेक कर लिया और जो ये ऑर्डर था गुड्स का वो सी ने फुलफिल कर दिया। तो ए ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट देने से। ए ने बोला कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो मेरा ऑफ़र था वो था बी के लिए, ना कि सी के लिए। तो सी चला गया कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आपको ये एक्सेप्टेंस या ये ऑफ़र नहीं दिया गया, तो आप उसको डिलीवर कर रहे हैं गुड्स, ये आपकी मर्जी है, इसलिए वो कोई पेमेंट नहीं करेंगे। सो ए इज़ नॉट लाइबल। ये चीज़ इस केस में हुई बोल्टन वर्सेस जॉन्स में। फिर है तीसरा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? एब्सोल्यूट मीन्स होती है कि कोई भी अगर हम ऑफ़र दे रहे हैं तो वो ऑफ़र का जो पूरा हिस्सा है, मतलब इन द होल, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसकी एक पॉइंट को हम मान रहे दूसरे पॉइंट को नहीं मान रहे। एक्सेप्टेंस फुल का होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा केस है। इसमें रमन भाई वर्सेस घासीराम। तो रमन भाई वर्सेस घासीराम में क्या हुआ? तो एक पर्सन था, उसने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो उसमें एक और कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि अगर आप हमारे शेयर्स खरीदते हो तो हम आपको अपनी कंपनी में कैशियर बना देंगे। लेकिन जब इसने एक्सेप्टेंस दे दी पर्सन ने, तो कंपनी ने केवल शेयर अलॉट किया और कैशियर नहीं बनाया उस व्यक्ति को। ऐसे में क्या हुआ कि वो कोर्ट चला गया। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है, इनवैलिड है, क्योंकि आप जो है ऑफ़र जो भी दे रहे हैं तो होल का एक्सेप्टेंस हुआ है, तो आपको होल थिंग ही उसको देनी होगी, मतलब बोथ थिंग देनी होंगी। तो ये रहा आपका रमन भाई वर्सेस घासीराम केस। बाकी अनक्वालिफाइड, तो हरिद्वार सिंह वर्सेस बेगम समबुरई। तो इस केस में क्या हुआ कि एक ऑक्शन चल रहा था जिसमें एक पर्सन ने हाईएस्ट बिड की, लेकिन वो रिजर्व प्राइस के नीचे है। तो हर एक जो भी ऑक्शन होता है उसकी एक जो है रिजर्व प्राइस तय किया जाता है कि अगर इससे हाईएस्ट बिड ऊपर जाएगी तो ही हम कंसीडर करेंगे उसको जो है ऑक्शन देने के लिए। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हाईएस्ट बिडर जो था उसको एक्सेप्ट कर ली, उसकी बिड को एक्सेप्ट कर लिया गया जो जूनियर ऑफिसर थे। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया और उन्होंने ना कोई कंफर्मेशन दी इस व्यक्ति को जिसने हाईएस्ट बिड की थी। तो जब उसको कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला तो उन्होंने, जो कंपनी थी उसने किसी थर्ड पार्टी से सेटलमेंट कर लिया। तो जब थर्ड पार्टी से, तो ये बंदा कोर्ट चला गया, बोला कि भाई हाईएस्ट बिड हमारी थी, इन्होंने किसी और के साथ कर लिया। उन्होंने बोला आपने हाईएस्ट बिड की, लेकिन कभी भी कंपनी ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि हम आपकी हाईएस्ट बिड को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये था
ये केस, हरिद्वार सिंह वर्सेस बेगम संबुराई। चौथा है एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस यूजुअल एंड रीजनल मैनर अनलेस प्रपोजल प्रिसाइड्स द मैनर प्रिस्क्राइब्स द मैनर। तो इसमें क्या है कि जो भी एक्सेप्टेंस होगी उसका एक रीजनेबल तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी तरह से उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। या फिर कभी कभी ये भी होगा कि जो प्रपोज़ल या ऑफ़र दे रहा होगा वो कहेगा कि भाई आप इस तरीके से ईमेल के ज़रिए से या फिर लेटर के ज़रिए से या टेलीफोन के ज़रिए से हमें एक्सेप्टेंस दीजिए। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो फिर रीजनेबल तरीके से कर देंगे, जो भी रीजनेबल तरीका होता है। तो इसमें क्या है, केस है ट्राइमेक्स इंटरनेशनल FZE लिमिटेड वर्सेस वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। तो इस केस में भी सेम बात बोली गई कि अगर ईमेल के ज़रिए से या फिर फ़ोन के ज़रिए से या फिर जो है किसी अन्य तरीके से कोई व्यक्ति अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो जो है एक प्रिस्क्राइब मैनर माना जा सकता है। और या फिर आप खुद बताइए कि उसका तरीका क्या हो सकता है, जो मतलब जो ऑफ़र दे रहा है या तो वो खुद बताए या फिर जो भी तरीके से जो ये व्यक्ति दे रहा है, मतलब दूसरा व्यक्ति जो दे रहा है, मतलब जो ऑफरी है वो दे रहा है तो वो माना जाएगा। ये दो तरीके हो गए। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे सेक्शन 7(2) मतलब 7 के क्लॉज 2 की बात हुई है और सेक्शन 4 की बात हुई है। तो 4 तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी सेक्शन 7(2) एक बार मैं रीड करके सुना देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो रीड कर देता हूँ क्या है सेक्शन 7(2). तो 7(2) बोल रहा है, if the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, the acceptance not made in such manner, the manner may within reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, he accept the acceptance। Means ये बोल रहा है 7(2) कि या तो आप एक तरीका बता दीजिए कि इस तरीके से जो है आपको एक्सेप्टेंस करनी है। अगर आपने वो तरीका नहीं दे रखा है तो वो व्यक्ति मतलब ऑफरी जिस तरीके से भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपको अपने तरीके से कराना है तो एक रीजनेबल टाइम में उसको आप बता दीजिए कि भाई इस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी है। और अगर आप उसको ये चीज़ नहीं बता पाते हैं एक रीजनेबल टाइम में, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो एक्सेप्टेंस दी है जिस तरीके से, आपको वही मान्य करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे मतलब अगर कोई चीज़ आपके मन में है तो उसको जो है एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन कंपनी में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, वो उसने एक सेल के लिए एक्सेप्टेंस देनी थी। तो उसने क्या किया, एक लेटर तैयार किया एक्सेप्टेंस का, लेकिन वो लेटर अपने ड्रॉअर में रख लिया और वो भूल गया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ड्रॉअर में रख लेते हो कोई चीज़ और भूल जाते हो तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट ने सेम थिंग उसमें बोली। बाकी दूसरा केस देख लेते हैं, पॉवेल वर्सेस ली। पॉवेल वर्सेस ली में क्या हुआ, तो पॉवेल ने हेड मास्टर के लिए एक एप्लीकेशन दी। तो उस स्कूल में जो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स थे उन्होंने अपनी जो मीटिंग थी उसमें पॉवेल को जो है अपॉइंटमेंट के लिए एक डिज़र्विंग कैंडिडेट माना। लेकिन बोर्ड मैनेजर्स में से एक जो मैनेजर था उसने पॉवेल को ये बात बताई कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपको चुना गया है इस अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन हुआ क्या कि बोर्ड मैनेजर्स ने बाद में अपना मन बदल लिया और किसी और को हेड मास्टर की पोस्ट दे दी।
तो पावल कोर्ट चला गया। तो कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने कभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं दिया कि आप ही जो है अपॉइंट हो गए। आपको जो भी कंफर्मेशन मिला वो एक अनऑथराइज्ड वे से मिला। अगर बोर्ड ऑफ मैनेजर्स आपको खुद बताते तो वो एक ऑथराइज्ड तरीका होता। ठीक है, ये पावल वर्सेस ली हो गया। फिर है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। इसमें क्या हुआ कि एक अंकल होते हैं, वो अपने नेफ्यू के घर जाते हैं, तो उन्हें एक हॉर्स पसंद आ जाता है, लेकिन वो हॉर्स ऑक्शन में बिकने वाला होता है। तो अंकल उतने समय अपने नेफ्यू को नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये हॉर्स चाहिए। बाद में जब चले जाते हैं और फिर वो एक लेटर लिखते हैं कि ये हॉर्स मत बेचिएगा, ये हॉर्स मैं खरीदूंगा। लेकिन जो नेफ्यू होता है वो कोई भी एक्सेप्टेंस का लेटर वगैरह कुछ भी नहीं भेजता है। तो ऐसे में जब ऑक्शन होने जा रहा था हॉर्स, तो जो ऑक्शनियर था, मतलब जो ऑक्शन करता है, उससे नेफ्यू ने कहा कि आप ये हॉर्स मत बेचिएगा क्योंकि ये मेरे अंकल को लेना है। लेकिन गलती से जब वो सारे हॉर्स बेच रहा होता तो इस हॉर्स को भी ऑक्शन में भेज देता है। जब ये अंकल को पता चलता है तो अंकल जो ऑक्शनियर होता है उस पर केस कर देते हैं। बोलते हैं कि मेरे और मेरे नेफ्यू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और जो ऑक्शन करने वाला इसने बेच दिया ये हॉर्स, जिससे मेरा नुकसान हो गया। कोर्ट ने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके नेफ्यू ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके माइंड में था कि अंकल के लिए ये हॉर्स जो है सेव करना है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जो है रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में या किसी भी इम्प्लाइड फॉर्म में भी इस चीज़ को नहीं बताया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। फिर इसमें एक सेक्शन 8 है और ये कार्ली वर्सेस कार्बोलिक केस है। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये केस करवाया था, तो अब मैं ये केस दोबारा नहीं कराऊंगा। बस ये मैं बता देता हूँ सेक्शन 8 बोल क्या रहा है। सेक्शन 8 बोल रहा है कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर कंडीशंस फुलफिल कर देते हो, जो भी उसकी कंडीशंस है, तो एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाती है। तो ये हो गया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक केस में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है और बहुत ही अच्छा केस है। प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए क्योंकि उससे आपको एक जो है लाइन से सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इसमें सेक्शन 8 में यही दिया हुआ है। तो ये जो होता है जनरल ऑफ़र में यही होता है कि अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म कर दे रहे हैं, किसी ऑफ़र की जो कंडीशंस हैं वो परफॉर्म कर दे रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस अपने आप हो जा रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद अ रीजनेबल टाइम बिफोर ऑफर लैप्सेस। तो एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको आज ऑफ़र दे रहा हूँ, आप 1 महीने बाद जो है एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, मतलब गाड़ी छूट जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या केस था। इसमें था राम्स गेट विक्टोरिया होटल कंपनी लिमिटेड वर्सेस मॉन्टवायर। तो इसमें क्या हुआ इस केस में कि एक पर्सन था, तो उसने एक कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, मतलब एप्लीकेशन दी शेयर खरीदने के लिए। तो जब उसने वो एप्लीकेशन दी तो कंपनी ने करीब 1 महीने लगा दिए कंफर्मेशन देने में, और जब कंफर्मेशन दिया तो इस पर्सन ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि मैं आपके कंपनी के शेयर नहीं खरीदूंगा क्योंकि आपने डिले कर दिया। यही बात कोर्ट ने भी बोली कि आपने एक रीजनेबल टाइम में उनको एक्सेप्टेंस नहीं दी, इसलिए आपका जो ये है ऑफ़र ये जो है इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो एक रीजनेबल टाइम में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, ये लास्ट लीगल रूल है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी सक्सीड द ऑफर। मतलब पहले ऑफर आना चाहिए फिर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि पहले एक्सेप्टेंस आ रही फिर ऑफर आ रहा है। पहले ऑफर फिर एक्सेप्टेंस, दिस इज़ द रूल। तो ये 7 रूल्स हैं, इनको अगर ध्यान से आप करोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।